नमस्कार, मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। क्या इंडिया चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ पाएगा? क्या चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट होकर इंडिया में आएगी? क्या हम चाइना के बराबर या चाइना से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे? या क्या सिर्फ N95 मास्क बना देना, सैनिटाइजर बना देना या पीपी किट मैन्युफैक्चर कर देना हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है, या ये उसकी शुरुआत है? तो आइए इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है तो हमें किन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। जो 5 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्रीज यहाँ आए और हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो हो। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस बारे में आपकी राय क्या है। आपको क्या लगता है कि हमें चाइना को पीछे छोड़ने में कितने साल लगेंगे, या क्या हम ये कर पाएंगे? तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड और फिर वो 5 पॉइंट। तो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 कंट्रीज में हम 63rd रैंक पर हैं 2020 में। वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम दुनिया में 6th नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने में। और अगर हम चाइना पे शिफ्ट हों तो चाइना 31st रैंक पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, लेकिन वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना। वहीं दूसरे नंबर पे यूएस और तीसरे नंबर पे जापान है और 6th नंबर पे हम हैं। 1980s में चाइना ने लो एंड प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी थी और आज नॉर्मल पिन, ट्राउज़र में लगने वाली जिप से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है और उन सब में नंबर 1 पर है। तो पहले बात करते हैं कि अभी एकदम से क्या हुआ कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम इन नियर फ्यूचर चाइना से आगे निकल सकते हैं। तो इसके पीछे 2 मेन कारण हैं। एक तो कोरोना वायरस फैलने की वजह से काफ़ी देशों का चाइना के ऊपर से विश्वास कम हुआ है, और साथ ही में जब चाइना में लॉकडाउन लगा तब इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को समझ में आया कि वो सिर्फ एक कंट्री पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पूरी सप्लाई चेन रुक गई, पूरी मैन्युफैक्चरिंग रुक गई चाइना के लॉकडाउन होते ही। और दूसरा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। जिस तरीके से यूएस और चाइना में लड़ाई चल रही है, कल हो सकता है यूएस कई सैंक्शंस लगा दे चाइना पे, जिससे वहाँ बैठे मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत आए। कई सारी यूएस की कंपनीज भी हैं वहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के ट्रेड वॉर में एक दूसरे पे टैक्सेस बढ़ाते जाएं और इस वजह से जो वहाँ कंपनीज हैं उनको इसकी मार पड़े। तो ये 2 चीज़ें हैं अभी जो बड़ा रोल प्ले कर रही है कि वहाँ से चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और शिफ्ट होगी इसकी वजह से दूसरी वो डेस्टिनेशन ढूंढेगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका फेवरेबल डेस्टिनेशन इंडिया होगा, वो इंडिया में आएगी, लेकिन वो इंडिया में क्यों आएगी? तो इसके पीछे काफ़ी सवाल हैं, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इंडस्ट्रीज या वो कंपनीज इंडिया में शिफ्ट होगी। तो आइए उन 5 चीज़ों की शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से। फर्स्ट, प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में क्या क्या आएगा? प्राइसिंग में 4 चीज़ें आएगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लेबर या मैन पावर। तो अगर हम सबसे पहले मैन पावर की बात करें तो मैन पावर चाइना के मुकाबले हमारे यहाँ चीप है, लेकिन चाइना में जो मैन पावर है वो इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। जो पावर प्रॉब्लम है, इंडिया में पावर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है अगर हम चाइना से कंपेयर करें। चाइना में 3 रुपये प्रति यूनिट है, वहीं इंडिया में करीबन 9 रुपये प्रति यूनिट है। तो इंडस्ट्रीज़ को जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो अगर ज़मीन खरीदने का है तो वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारे खर्चे, लेबर कॉस्ट, ये सब रिकरिंग कॉस्ट है। तो इन सब चीज़ों को भी इंडस्ट्रीज देखेगी, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है। वहीं अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी हमारे यहाँ कॉस्टली है, तो टाइम भी लगता है और कॉस्टली भी है। और फिर अगर हम वाटर पे आए तो वाटर की भी यही कंडीशन है, और इलेक्ट्रिसिटी की तो शॉर्टेज भी है। वहीं अगर चाइना में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो इंडिया में कई जगह पर 8-8, 10-10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है, और उस सब की कॉस्ट उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भुगतनी पड़ती है, उन इंडस्ट्रीज़ को भुगतनी पड़ती है, उनको जनरेटर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ये इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे ये इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करती है। अगर अट्रैक्ट नहीं कर पाती, अगर हमारे यहाँ कुछ लूप होल्स रह जाते हैं तो फिर इंडस्ट्रीज़ को कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है। स्किल्ड मैन पावर। तो अगर चाइना से हम हमारी मैन पावर कंपेयर करें
तो वो काफ़ी कमज़ोर है। चाइना में काफ़ी स्किल्ड मैन पावर है, वहीं इंडिया में अनस्किल्ड मैन पावर है। इंडिया में जो मैन पावर है या लेबर है वो चीप ज़रूर है चाइना के मुकाबले, लेकिन हमारे यहाँ अनस्किल्ड है। तो अगर उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को अगर अनस्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी तो वो वियतनाम या थाईलैंड प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है या मैन पावर है वो चीप है इंडिया के मुकाबले। तो फिर वो इंडिया में क्यों आएंगे, ये एक सवाल है। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू करा, स्किल इंडिया। वो अभी इतना धरातल पे, इतना ज़मीन पे इतना कारगर नहीं है, वो उस तरीके से ज़मीन पे अभी फैला नहीं है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसको फैलने में टाइम लगेगा, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। दूसरा, हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी रिफॉर्म लाना होगा। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि अभी गरीब को तो एजुकेशन मिल ही नहीं पाती, वो तो पूरी तरीके से वंचित रह जाता है इससे। तो मैकिन्सी अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म है, उसके हिसाब की और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें इतना अंतर है कि चाइना की इंडस्ट्री हमसे 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। यानी कि जितनी देर में हमारी कोई इंडस्ट्री 20 प्रोडक्ट बनाती है, वहीं चाइना की कोई इंडस्ट्री 100 यूनिट बना देती है उसी प्रोडक्ट के। तो आप सोच रहे हैं कितना अंतर है दोनों की स्पीड में। वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है। हमें उसको ग्रो करना ही पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाना है या हमारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है। तो ये हमारे यहाँ की जो छोटी अभी इंडस्ट्रीज़ है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी मैन पावर को कंटिन्यू ट्रेन करते रहे, कंटिन्यू उनके लिए सेमिनार रखा जाए। वहीं सरकार को स्किल इंडिया को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा और ज़्यादा कारगर बनाना पड़ेगा। थर्ड, लॉजिस्टिक्स, हाईवे, वाटरवेज या फिर रेलवेज। हमारे यहाँ तीनों ही चीज़ चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी वीक है। अगर हम हाईवे को देखें तो हमारे यहाँ के हाईवे आप देखेंगे कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। वहीं चाइना में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ लॉन्ग टर्म को देख के काम होता है, हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म को देख के काम होता है। यहाँ हमारे सरकारें 5 साल देख के काम करती है। वह वन पार्टी रूल होने की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए काम होता है, काफ़ी अच्छा काम होता है। और रेलवे को देखें तो वहाँ की बुलेट ट्रेन से हमें यहाँ के लोकोमोटिव इंजन को कंपेयर करना पड़ेगा, जो काफ़ी स्लो है वहाँ की ट्रेन से। तो काफ़ी समय लग जाता है एक चीज़ को नॉर्थ से साउथ ले पहुँचाने में या साउथ से नॉर्थ में लाने में। वहीं चाइना के एक कोने से दूसरे कोने में इतना समय नहीं लगता। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर हम नॉर्थ से साउथ में कुछ मंगवाएंगे तो हो सकता है उससे जल्दी चाइना से कुछ इंडिया पहुँच जाए जो हमें मंगवाना है। तो इन चीज़ों को, इन कमियों को हमें दूर करना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाटरवेज, रेलवेज़ और हम हाईवेज़ की बात करें तो। फोर्थ, कंप्लीट पॉलिसी पेपर सपोर्ट और स्टेबिलिटी, इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम देखें हमारे यहाँ अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को ले लें तो 2014 में 134th रैंक पर थे और आज हम 63rd पर है। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन चाइना 31st पर है। आज इंडिया में कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 18 दिन लगते हैं, वहीं चाइना में कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 9 दिन लगते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है या वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से है। वहीं हमारे यहाँ पेपर वर्क भी चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सरकार अभी बात कर रही है कि हम पेपर वर्क काफ़ी कम कर देंगे और जो अभी 18 दिन लग रहे हैं उसको 5 दिन पे ले आएंगे। यानी कोई बिज़नेस अगर इंडिया में किसी को बिज़नेस की शुरुआत करनी है तो वो 5 दिन में हो पाएगा सारे पेपर वर्क के साथ। तो हमारे यहाँ क्या एक चीज़ और है, अगर किसी इंडस्ट्री को किसी को यहाँ शिफ्ट होना है, क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट होना है तो हाथ गंदे करने पड़ते हैं। यानी कि बाबूशाही और लाल फीताशाही में काफ़ी काम उलझ के रह जाता है। कई जगह हमें किसी बाबू को कुछ पैसे खिलाने पड़ते हैं, कहीं हमें किसी ऑफिसर को कुछ पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो हमें देश में से इन सब चीज़ों को, करप्शन को दूर करना होगा और साथ ही में उनको पेपर सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या 5 साल में सरकार बदलती है तो कुछ कंपनीज फेवरेबल और कुछ अनफेवरेबल हो जाती है। स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी है जिस पे हमें काम करना होगा कि किसी सरकार के बदलते ही पॉलिसीज़ इतनी जल्दी ना बदल जाए, किसी की फेवरेबल कंपनी, किसी की फेवरेबल इंडस्ट्री इतना ज़्यादा अंतर ना आए कि कंपनीज़ को रहने में दिक्कत होने लग जाए, हमारे यहाँ इंडिया में शिफ्ट होने में दिक्कत होने लग जाए। लास्ट और 5th चीज़, इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जिस तरह के चाइना में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। कुछ लोग इंडिया में इंडस्ट्रियल क्लस्टर होने की बात करते हैं,
लेकिन इंडिया में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं वो चाइना के मुकाबले कुछ नहीं। चाइना में काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, पूरी पूरी सिटीज़ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करती है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब कि किसी एक प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स, हर चीज़ एक जगह पर ही बनना और वहाँ पर उसका मास प्रोडक्शन होना। तो इंडिया में भी कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में उस लेवल का मास प्रोडक्शन नहीं है। काफ़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी है लेकिन छोटी छोटी है। वहीं अगर हम चाइना को देखें तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उस लेवल की अब यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग नहीं है। अगर हमें उसको अचीव करना है तो कई चीज़ों में हमारे यहाँ कमी है। जैसे कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स उस लेवल के रिस्क लेने से डरते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करवाने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हम लेबर बढ़ाएंगे तो लेबर कॉस्ट और बाकी कॉस्ट बढ़ेगी, जबकि वो ये नहीं सोचते कि अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम भी साथ में बढ़ेगी। तो एक रिस्क लेने से डरते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो हमें गवर्नमेंट लोन सपोर्ट चाहिए होता है, ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होता है। वहाँ हमारी गवर्नमेंट लैग करती है और उसी वजह से हमें दिक्कत आती है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता जिस तरीका चाइना में मिलता है। इसके भी कई कारण हैं कि वहाँ पे वन पार्टी रूल है, तो वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ को किसी यहाँ पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो अपोजिशन उंगली उठाने लगती है कि यहाँ करप्शन है या ये है वो है। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट से इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता, और अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता तो कंपनीज मास प्रोडक्शन नहीं कर पाती। मास प्रोडक्शन नहीं कर पाती तो मास एक्सपोर्ट नहीं कर पाती और अपने लोकल मार्केट में ही रह जाती है या इंडिया के अंदर ही रह जाती है। अपनी सिटी से दूसरी सिटी में सप्लाई कर दिया, लेकिन वो इंडिया से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं अगर चाइना को देखें तो चाइना दूसरी देश का मार्केट स्टडी करता है, उस हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में मदद करता है। उस मदद के हिसाब से वो, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट है वो 10 रुपये का मिल रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट की वहाँ मास प्रोडक्शन चालू करवाते हैं। मास प्रोडक्शन से उसकी वहाँ की कॉस्टिंग जो होती है उस प्रोडक्ट की वो काफ़ी कम हो जाती है, और कॉस्टिंग कम होने की वजह से वो प्रोडक्ट जब इंडिया में आता है तो हमारे मार्केट को डिसरप्ट कर देता है। यानी कि जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही है वो चीज़ आपको 3, 4, 5 रुपये में मिल जाएगी, तो फिर वो 10 रुपये की इंडिया में बनने वाली चीज़ इंडिया का जो लोग हैं वो नहीं लेंगे, चाइना की चीज़ प्रेफर करेंगे जो उनको 3, 4 या 5 रुपये में मिल रही है 10 रुपये की बजाय। जब इतनी इंसान की सेविंग होती है, उसके इतने पैसे बचते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चाइना का प्रोडक्ट प्रेफर करता है। तो मास प्रोडक्शन और मास एक्सपोर्ट की वजह से वो पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं और इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चर बहुत छोटे होते चले जाते हैं। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो मदद करें, इंडस्ट्रीज की ग्रो होने में मदद करें। एफडीआई या बाहर से इंडस्ट्रीज़ आना तो समय पे होगा ही सही, लेकिन हमारे यहाँ जब तक हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं होगी, मैन्युफैक्चर आगे नहीं बढ़ेंगे, मास प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक उनका मार्केट पे होल्ड नहीं आएगा। हमारे यहाँ एडुकेशन आउटडेटेड हो चुकी है, स्किल की कमी है, तो एडुकेशन रिफॉर्म और बाकी कई रिफॉर्म पे हमें काम करना पड़ेगा। अभी जो हमने 5 चीज़ें डिस्कस करी, जैसे कि प्राइसिंग, स्किल, लॉजिस्टिक्स, पॉलिसी वर्क, पॉलिसी सपोर्ट और 5th इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग। तो अगर हम इस 5 चीज़ों पे अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करेगी, तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी है आगे ग्रो होने में। अभी हमारी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में है तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ आ रही है, लेकिन ये कुछ 2 या 4 महीने का काम नहीं है, 2 या 4 साल का काम नहीं है। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, हमारी एडुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, तो तब जाके हमें 12 से 15 साल लगेंगे चाइना के बराबर पहुंचने में। वो भी इसलिए क्योंकि आज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि बाकी कई कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ आज हमें सपोर्ट कर रही है चाइना की जगह, क्योंकि चाइना एग्रेसिव और एरोगेंट होता जा रहा है। जिस तरीके से वो काम कर रहा है, चाइना सी में अपना होल्ड लाने की कोशिश कर रहा है, ताइवान के ऊपर और हांगकांग के केस में और इंडिया के बॉर्डर के साथ जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है वो काफ़ी एग्रेसिव और एरोगेंट हो रहा है। इसी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ आज इंडिया को सपोर्ट कर रही है। तो अगर ये सब चीज़ों का हम इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करेंगे, तब हमें 12 से 15 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। चाइना जो है आज से 30 साल पहले अगर हम देखें तो उसकी गिनती गरीब देशों में होती थी, लेकिन फिर जब उसने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करा और साथ ही में उसने लॉन्ग टर्म प्लान बनाए,
हमारे यहाँ की सरकारें 5 साल को देखकर प्लान बनाती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बदलनी पड़ेगी। और अभी हम चीज़ों को देखें तो हम काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें बस प्रोसेस को स्पीड अप करना है, तो तभी ये सब पॉसिबल है। सो दीज वर सम हार्ड फैक्ट्स विदाउट एनी इमोशनल टॉक। तो हमें इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।